हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजे में होगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और आपको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन यूनिट। कौन सी यूनिट? सॉल्यूशन। प्लस टू क्लास की केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है बेटा। सीबीएसई बोर्ड में इसके अंदर से न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो हम साथ साथ न्यूमेरिकल भी करेंगे। जो भी टॉपिक करेंगे उसी टॉपिक को हम न्यूमेरिकल के साथ कवर अप करेंगे। तो देखिए चलो सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले होता क्या है ये इसके बारे में जानना जरूरी है। आपके पास यूनिट का नाम ही है तो डिफाइन सॉल्यूशन क्या होता है ये बहुत जरूरी है। हमने क्या किया था, प्लस वन क्लास के अंदर एक पढ़ा था मिक्सर क्या होता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? हमने मिक्सर पढ़े थे भाई। जो सब्सटेंसेस है या मैटर है वो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे दो टाइप का था, उनमें से एक मिक्सर था। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेते हैं। मिक्सर क्या होता है पहले यही करा। अरे सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। जब दो तीन सब्सटेंसेस को मिला दोगे तो उनके मिक्सर को हम क्या नाम देंगे? मिक्सर ही नाम दिया जाएगा। लेकिन बेटा ऐसे नाम नहीं दे सकते। नाम कैसे देखते हैं वही देखिए आप जरा। तो ये क्या करा, मान लेते हैं आपके पास कोई भी दो तीन सब्सटेंस है। लेटेस्ट कंसीडर मेरे पास एक ए सब्सटेंस है, दूसरा मेरे पास बी सब्सटेंस है, तीसरा मेरे पास सी सब्सटेंस है। मैंने तीनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद एक जो बन गया उसे हम मिक्सर नाम कब देंगे? एक चेंजेस है छोटा सा। जब इन तीनों को मिलाओगे तो ये तीनों एक दूसरे से रिएक्टिंग नहीं होने चाहिए। ये तीनों क्या होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो दो या इससे ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मिक्स इनटू ईच अदर, तब वे एक दूसरे के अंदर मिलाए जाएंगे। दे फॉर्म ए सॉल्यूशन। वे क्या बनाते हैं? एक सॉल्यूशन बनाते हैं। दे फॉर्म ए सॉल्यूशन कॉल्ड मिक्सर। उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? मिक्सर। अब आप कहोगे सर आपने तो सॉल्यूशन यहीं पे बता दिया। रियल में हमारी यूनिट का नाम सॉल्यूशन नहीं है भाई। रियल में हमारी यूनिट का नाम ट्रू सॉल्यूशन है। क्या नाम है? ट्रू सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन क्या बताया? दो तीन सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, आप उनको मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं? मिक्सर नाम दिया जाता है। ये नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। एग्जांपल, घर पे शुगर का सॉल्यूशन बनाते हो, शुगर प्लस वाटर को डाल देते हो, क्या कोई रिएक्शन होती है? नहीं होती। इनको मिलाते हैं तो वो मिक्सर बनता है। तो ऐसे को हम बोलेंगे मिक्सर। मान लेते हैं आप क्या करो, एक H2 को मिला दो, एक Cl2, कह दो सर ये भी मिक्सर होगा। अरे नहीं बेटा, ये मिक्सर नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने बीकर में आपने क्या सोच के डाला? H2 और Cl2 डाल दिया भाई, दो कंपाउंड या दो सब्सटेंस, तो मिक्सर बनना चाहिए। नहीं, ये दोनों मिलने के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। अब इस बीकर में ना ही तो H2 रहा ना ही Cl2 रहा, बल्कि इस बीकर में नया क्या बन चुका है? HCl बन चुका है। तो ये एक जो नई चीज बन गई इसको आप कंपाउंड नाम दोगे। इसको आप क्या नाम दोगे? कंपाउंड नाम दिया जाएगा भी। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो आपको पता चला भी ये कैसे है। तो दो या इससे ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के मिलने पर जो बनता है उन्हें हम क्या नाम देते हैं? मिक्सर। और रिएक्टिंग सब्सटेंस के मिलने से जो बनता है वो होता है कंपाउंड। तो मिक्सर और कंपाउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, चाय बनाते हैं घर पे टी, उसमें भी क्या कोई रिएक्शन नहीं होती, इसलिए वो भी किस कैटेगरी में आता है? मिक्सर में आता है। तो दो तीन सब्सटेंस किन्हीं को मिला दो, चार को मिला दो, पांच को मिला दो, तो जो नया बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे? मिक्सर नाम दिया जाएगा। अब हमारे पास मिक्सर की बात चल रही है तो अब हम एक बार थोड़ा सा मिक्सर के बारे में और भी देख लेते हैं। क्या देखते हैं? मिक्सर इज ऑफ टू टाइप। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक को हम बोलते हैं भाई होमोजीनियस मिक्सर। क्या नाम दिया जाता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सर नाम देते हैं। दूसरे को क्या नाम दिया जाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सर। दूसरे को नाम दिया जाता है हेट्रोजीनियस और एक को हम क्या नाम देते हैं? होमोजीनियस। क्या मतलब है होमो? होमो मीन्स होता है सेम, जिसकी कंपोजिशन सेम हो,
जिसकी कंपोजिशन कैसी हो, सेम कंपोजिशन, या इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनिए एक बार आप। यूनिफॉर्म कंपोजिशन या सेम कंपोजिशन, उस मिक्सर को हम होमोजेनियस मिक्सर, क्या मतलब है इसका, मैं वही बताने जा रहा हूं। मान लेते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन वर्ड क्या है, ये यही समझाना चाहता हूं मैं आपको। तो क्या कह रहा है, आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया। शुगर सॉल्यूशन का मतलब कैसे बनाया शुगर का सॉल्यूशन, अरे शुगर ली, चीनी ली और उसको वाटर में मिला दिया, मिलाने के बाद शुगर सॉल्यूशन बन गया। मैंने ये 1 लीटर बनाया, मैंने इसको 3 बीकर में डाल दिया बेटा। एक में डाल दिया 200 ml, एक में डाल दिया 400 ml और एक में बचा हुआ फिर से कितना डाल दिया, 400 ml। अब ये बताओ, ये 3 बीकर अलग अलग में डालने के बाद तीनों में टेस्ट जो है, मिठास जो है, शुगर की जो अमाउंट है, मिठास जो वो सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? तीनों में सेम रहेगा मिठास यानी कि टेस्ट, क्योंकि हमने शुगर को इकट्ठा बनाया था। तो यहां पे इस तरीके से कंपोजिशन पता चलता भाई। तो इस कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, सेम, या क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोला जाता है। इसे हम क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ऐसे मिक्सर को हम बोलते हैं होमोजीनियस। पता चल गया। चाय बनाते हो, आपने बना ली 2 लीटर, उसको 10 जगह पे डिवाइड कर दिया, सभी को टेस्ट कैसा आएगा, सेम आएगा। तो उसके अंदर क्यों, क्योंकि उसके प्रत्येक 1 ml में शुगर के अमाउंट, मिल्क के अमाउंट इक्वल है, इसलिए उसे हम क्या नाम देते हैं, सेम कंपोजिशन या यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और ऐसे मिक्सर को हम क्या नाम देते हैं, होमोजीनियस मिक्सर। आगे आइएगा हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है बेटा, हेट्रोजीनियस नाम से ही पता चल रहा है, हेट्रोजीनियस मिक्सर। क्या मतलब है भाई हेट्रोजीनियस का, हेट्रोजीनियस का मतलब यह है जब कंपोजिशन डिफरेंट हो। कंपोजिशन डिफरेंट कैसे पता चलेगा, या नॉट यूनिफॉर्म कैसे पता चलेगा, आपने ऑयल प्लस वाटर मिला दिए, क्या अच्छे से मिक्स हो जाएंगे भी एक दूसरे के अंदर। ऑयल अलग लेयर बनाएगा तेल और वाटर अलग बनाएगा, तो इनकी क्या अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, तो इनकी कंपोजिशन कैसी है, नॉट यूनिफॉर्म या डिफरेंट। तो ऐसे मिक्सर को हम क्या नाम देते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो मिक्सर के बारे में पता चला। तो ये मिक्सर क्यों पढ़ा रहा हूं बेटा, आपके बहुत काम की चीज है ये, बहुत काम की। कैसे, अब देखिएगा मैं बताता हूं कैसे काम किया, तो पता चल गया आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब आपको मिक्सर का पता चलने के बाद मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो देखिए, मैं बता रहा हूं। अब आपका एक वर्ड आता है सोल्यूशन। मैंने क्या कहा था, 2, 3, 4 कोई भी सबस्टांस को मिला दो जो नॉन रिएक्टिंग है, वो हमेशा सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा। वे सॉल्यूशन फिर 3 टाइप के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और हमारी यूनिट का यही नाम है, बस हम इसको ट्रू को हटा के वैसे नाम रख दिया इसका सॉल्यूशन, रियल नेम इसका क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन का टाइप होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। आपने 9th क्लास में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो हमारी 5th यूनिट चल रही है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें सुन लोगे। थर्ड हमारे पास क्या है भाई, तीसरा सॉल्यूशन का टाइप होता है, देखो ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्या नाम होता है बेटा, सस्पेंशन सॉल्यूशन। ये देखो सॉल्यूशन के रियल में ये 3 टाइप है, और इस यूनिट में हम ये वाला पढ़ेंगे। तो अब ये कह रहा है जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सर को ही हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि जो हमारी यूनिट है उसकी डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बन गई, होमोजीनियस मिक्सर इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन, या इसको एक नाम और क्या दे दिया हमने, सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो हेट्रोजीनियस रह गई ना, कोलोइडल सॉल्यूशन, और जो सस्पेंशन है इसे हम क्या नाम देते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। ये हमारी सरफेस केमिस्ट्री में आएगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सर में कौन कौन से सॉल्यूशन आते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये हेट्रोजीनियस मिक्सर में आते हैं, और जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है वो किस में आता है, होमोजीनियस मिक्सर। तो अब डेफिनेशन सुनिएगा आपके सॉल्यूशन यूनिट की। तो क्या डेफिनेशन बन गई हमारे पास, डेफिनेशन बन गई होमोजीनियस मिक्सर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सर कब बनता है, जब 2 या इससे ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस को मिलाते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सर ऑफ 2 or more non-reacting substances, 2 or more non-reacting substances, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, कॉल्ड सॉल्यूशन। इसी को हम क्या नाम देते हैं, सॉल्यूशन नाम दिया जाता है। तो ये था भाई हमारी यूनिट का। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया, अरे सब कुछ +1 का ही तो चल रहा है। तो आगे देखिएगा, आगे हमारे पास क्या, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो आपने सॉल्यूशन पढ़ा है इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, इसके कंपोनेंट की अगर आपको बात करें,
आप इस यूनिट का जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग का जो 25% है, 25% है, वो अच्छे से पढ़ लो बेटा। ये समझो आपको पूरी यूनिट आ जाएगी, कंप्लीट यूनिट आ जाएगी। तो कंपोनेंट क्या है? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कंपोनेंट को तो हम नाम देते हैं सोल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को हम नाम देते हैं सोलवेंट। एक कंपोनेंट को हम क्या नाम देते हैं? सोल्यूट, और दूसरे कंपोनेंट को हम क्या नाम देते हैं? सोलवेंट नाम दिया जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया, सर सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है? बेटा एक बात बता देता हूं, अगर आप सोल्यूट को सोलवेंट में मिला दोगे तो जो बनेगा वो क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तो यानी कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सोल्यूट और दूसरा क्या होता है? सोलवेंट। अब सोलवेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है, उससे पहले, आगे चलने से पहले मैं एक बात बता देता हूं। हम इस यूनिट के अंदर इनको पर्टिकुलरली कोई वर्ड से डिनोट करेंगे, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं सोलवेंट को डिनोट करूंगा ए से और सोल्यूट को डिनोट करूंगा बी से। तो जहां पे भी सोलवेंट का नाम आ जाए तो सोलवेंट को ए से लिखते हैं, सोल्यूट को किससे लिखते हैं बेटा? बी से। साथ साथ लिखते रहना ये। तो सोल्यूट बी है और सोलवेंट हमारे पास क्या है? ए। अब डेफिनेशन सुनते जाइएगा। सोल्यूट क्या है? विच इज प्रेजेंट इन लो अमाउंट, या लो अमाउंट के अंदर आपने सॉल्यूशन जो बनाया है उसमें जो कम अमाउंट में डाला ना, वो होता है सोल्यूट। वो क्या होता है? सोल्यूट होता है, जो कम अमाउंट में डाला है। एग्जांपल भी पेश करूंगा आपके सामने, देखते जाइएगा। लेकिन एक बात और सुनिएगा, लो अमाउंट में आपने डाला है, मान लेते हैं मैंने तीन चीजें मिलाई, एक ए, एक बी और एक सी। इन तीनों को जोड़ के नॉन रिएक्टिंग है ये होमोजेनियस मिक्सर बना दिया, और इस होमोजेनियस मिक्सर को हम क्या नाम देंगे? सॉल्यूशन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप तो कह रहे हो दो कंपोनेंट है, यहां पे तो तीन है। नहीं बेटा, ये तीन नहीं है, ये दो ही है। कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं, देखो। सोलवेंट, अब सोलवेंट की डेफिनेशन सुनो फिर बताऊंगा। सोलवेंट जो प्रेजेंट हो किसमें? लार्ज अमाउंट के अंदर। तो आप क्या डेफिनेशन बनाओगे? डेफिनेशन लिख सकते हो, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लो अमाउंट कॉल्ड सोल्यूट एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट कॉल्ड सोलवेंट। हो जाएगा इतना। अब सुनिए, अब आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, वो हमेशा सोलवेंट एक रखता है, एक सोलवेंट होता है। सोलवेंट इज ऑलवेज वन, तो ये भी लिख लेना, सोलवेंट इज ऑलवेज वन इन ए सॉल्यूशन, इज वन इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा सोलवेंट एक होता है, किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा जो सोलवेंट होता है वो एक होता है बेटा। कितना होता है? एक ही होता है। मान लेते हैं ए बी सी में ए 10 ग्राम है, बी 2 ग्राम है और जो सी आपका वो 1 ग्राम है। अब इन सब में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है? ए। तो ए को तो मान लिया सोलवेंट। अब सोलवेंट एक ही होता है, जो बी और सी बच गए ना, सोलवेंट एक होने के बाद उसके बाद सोल्यूट कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो सोल्यूट क्या होते हैं? दीज में बी मोर देन वन, दीज आर सॉरी इट इज 1 और मोर देन 1। ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब समझ में आ गया होगा आपको, सोल्यूट एक या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सोलवेंट हमेशा एक होता है। भी डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा, इसके बारे में जो बताया है वो भी आपको पता चल गया होगा। हो जाएगा। अब यहां पे एक एग्जांपल और पेश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, क्या क्या डालते हो शुगर सॉल्यूशन में? देखो, हम शुगर डालते हैं थोड़ी सी अमाउंट में, प्लस में नमक भी डालते हो आप NaCl, प्लस में लेमन जूस यानी कि नींबू भी डालते हो, और प्लस में क्या डालते हो? वाटर। अब इनमें ये बताओ सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होती है? वाटर की। तो ये तो हो गया सॉल्वेंट। बाकी चीजें जितनी भी बच गई ये तीनों किस में आएंगी? सोल्यूट। तो जो तीन आपकी शेष रह गई वो तीनों किस में आएंगी? सोल्यूट के अंदर। तो सोल्यूट में भी मोर देन वन, और बट सोलवेंट इज ऑलवेज वन होता है। हो जाएगा बेटा। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, हम इस अर्थ पे देखते हैं ना, कोई भी सॉल्यूशन देखते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में जो सोलवेंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो सोलवेंट है वो H2O यूज होता है। क्या होता है भाई? आपको कोई भी चीज बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? H2O। तो इस अर्थ के ऊपर जितनी भी
या जितने भी सॉल्यूशन बने हुए हैं उन सब के अंदर वाटर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का काम कर रहा है। यानी कि अगर हमारे पास इस अर्थ पे 100 सॉल्यूशन बने हुए हैं तो उनके अंदर 95 सॉल्यूशन के अंदर वाटर किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। इसलिए H2O को हम एक स्पेशल नाम देते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। H2O को क्या नाम दिया जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या नाम देते हैं बेटा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हो जाएगा। ये था भी H2O इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब आप पढ़ लिए हैं तो मैं एक सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग करवाऊंगा, ठीक है? आप बताओगे कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो यहां पे देखिए मैंने क्या किया, 1 मोल इथेनॉल ले लिया। इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? C2H5OH प्लस में उसके अंदर मिला दिया 1 मोल H2O, दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना दिया। अब आप ये बताओ इनमें सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? आप क्या करते हो, आपको जहां पे भी वाटर दिख जाता है आप एक ही बात करते हो, भाई यहां पे तो वाटर ही सॉल्वेंट होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जब आप कंपैरेटिव एग्जाम में जाते हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मिलेगा, जरूरी है। अदरवाइज 90% केसेस में वाटर सॉल्वेंट होता है अगर वाटर दिख जाए तब। लेकिन ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा माइंड लगाना जरूरी है। आप इनका मास देखो, इसका 1 मोल इसके मोलर मास के इक्वल होता है। +1 में मोल कंसेप्ट पढ़ा है तो इसका मोलर मास देखो, एक कार्बन का 12, 2 का कितना हो गया? 24। प्लस में एक हाइड्रोजन का 1 और 5 और 1 6 हाइड्रोजन है 6, एक ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया टोटल? 46 ग्राम। इसका 1 मोल वाटर का 18 ग्राम के इक्वल होता है। तो किसकी अमाउंट ज्यादा है? इथेनॉल की। इसलिए यहां पे इथेनॉल तो हो गया सॉल्वेंट और जो आपका ये वाटर है ये क्या हो गया? सॉल्यूट। तो बेटा ऐसे केसेस में मार मत खाना। अदरवाइज 90% केसेस में वाटर जिसके अंदर आ जाए वो सॉल्वेंट होता है, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है। हो जाएगा बेटा। फिर ये आगे चलिए, तो आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। कर दो इसको रफ। आगे देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। आप सॉल्यूशन लो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेस पे कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेस पे अगर देखेंगे तो कितने टाइप के हैं? सॉल्वेंट के बेस पे देखेंगे तो सॉल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप के हैं अभी। कौन कौन से? एक को हम नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एक को हम क्या नाम देते हैं? एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरे को नाम दिया जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। दूसरे को हम क्या नाम देते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के बेस पे अगर देखोगे तो आपके जो सॉल्यूशन है वो 2 टाइप के होते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा होता है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब सुनिए एक्वस क्या होता है और नॉन एक्वस क्या होता है। एक्वस का मतलब होता है वे सॉल्यूशन जिनके अंदर वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिनके अंदर वाटर किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। तो आप लिख दीजिएगा दीज आर द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, दैट आर नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड, नॉन एक्वस एक्सेप्ट वाटर, except water, other substances act as solvent, other substances act as solvent, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? नॉन एक्वस। तो जहां पे एक्वस वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। वाटर कौन होगा? सॉल्वेंट होगा। और वाटर को छोड़कर कोई अदर सब्सटेंस सॉल्वेंट का काम कर रहा है उन्हें हम नॉन एक्वस। जैसे कि आपका CCl4 भी सॉल्वेंट का काम कर सकता है, आपका बेंजीन जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है, आपका CS2, ये भी आपका ईथर, ये भी किसका काम कर सकता है? सॉल्वेंट का काम कर सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो पता चल गया भी एक्वस और नॉन एक्वस में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए भी एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। ये था भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास है भी कुछ सॉल्यूशन के एग्जांपल मैं आपके सामने और भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताता हूं। एक होता है भी बाइनरी सॉल्यूशन। एक वर्ड लगता है कई बार, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हम इस यूनिट में मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन बाइनरी पढ़ेंगे। बाइनरी का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो।
टोटल कितने हो गया, एक तो सोलवेंट हो गया और एक क्या हो गया आपके पास सोल्यूट। कितने हो गए टोटल, दो। व्हेन ओनली टू कंपोनेंट दैट इज वन सोलवेंट एंड वन सोल्यूट दैट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। और इस यूनिट में हम ऐसे ही सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अदरवाइज आपके पास टर्नरी सॉल्यूशन भी बनते हैं। अभी टर्नरी का मतलब जिसमें तीन कंपोनेंट हो गए। तीन कौन कौन से, एक तो होता है सोलवेंट, क्योंकि आपको पता सोलवेंट तो एक होता है, लेकिन दो क्या होंगे उसमें, सोल्यूट दो होंगे। तो टोटल मिला के कितने हो गए, तीन। उन्हें हम टर्नरी सॉल्यूशन। इसी तरीके से क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी का मतलब चार। सोलवेंट तो कितने होंगे, एक ही होगा, लेकिन सोल्यूट कितने हो जाएंगे बेटा, तीन। टोटल मिला के कितने हो गए, चार। तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। तो बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी पता चल गया। सोल्यूट और सोलवेंट एक एक, बाइनरी सोल्यूट दो, सोलवेंट एक, टर्नरी सोल्यूट तीन, सोलवेंट एक, क्वाटरनरी। ऐसे कितने भी बनाते हो। इस यूनिट में हम मोस्टली किसके बारे में बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब हम क्या है, सॉल्यूशन इस यूनिट में क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का हमारी डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है भाई। हम इसलिए सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल आपने सुना होगा, क्या सुना, एलॉयज सुने। जनरल लाइफ में बहुत सारे एलॉयज, अरे दो तीन मेटल का मिक्सर पढ़ते हो, हमारे घर पे कुछ ऐसे बर्तन होंगे, कोई ऐसी चीज होगी जो एलॉय से मिलकर बनी है। इसलिए हम इस यूनिट में क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं। हम सॉल्यूशन इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास एलॉयज जो जनरल लाइफ में, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है जो हमारे जनरल लाइफ में काम आते हैं, इसलिए हम उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आप एलॉयज है, जैसे कि कौन सा एलॉय है, एक एग्जांपल बताता हूं, ब्रास है, किसका बना होता है, कॉपर प्लस जिंक का बना होता है। ये हमें क्या है, एलॉय है। ये भी हमें काम आता है। कुछ ना कुछ हमारे पास बीकर है, घर में कुछ भी है, वो किससे बना हुआ, ब्रास से बना हुआ। इसी तरीके से आपने सुना होगा ब्रास के साथ एक जर्मन सिल्वर सुना होगा। एक हमारे पास क्या है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर भी एक क्या है, एलॉय है। ये किससे बना होता है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से मिलकर बना हुआ। किससे मिलकर बना हुआ है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। कुछ ये सोचेंगे सिल्वर है तो सिल्वर ही होगा, नहीं भाई, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। ये पता होना चाहिए भाई, जो जर्मन सिल्वर एलॉय है उसमें कौन कौन सी मेटल है, ब्रास में कौन कौन सी मेटल है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी मेटल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। एक आपके पास है ब्रोंज, सुना होगा ये भी। ब्रोंज किसका बना होता है, कॉपर और टीन का बना होता है। ये टीन मेटल होती है अभी, इनका बना होता है। तो ये आपके पास क्या है, ब्रोंज है। ब्रोंज किससे मिलके बना हुआ है, कॉपर प्लस टीन से मिलके बना हुआ। तो ये आपके पास ब्रोंज है जो कॉपर और किससे मिलके बना हुआ है, टीन से मिलके बना हुआ है। हो जाएगा फिर ये। अब ब्रास है, ब्रास के अंदर एक बार एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, 60% तो कॉपर होता है और 40% क्या होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ बुक्स ये भी देती हैं भाई ये 80% होता है और ये कितना होता है, 20%। लेकिन 60 और 40 वाला करेक्ट है अभी। तो ये आपके पास कुछ एलॉयज है जो जनरल लाइफ में यूज होते हैं। इन सबको सॉल्यूशन बोला जाता है और इनके कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए भी कौन कौन सी मेटल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। एक और एग्जांपल है, हमारे पास जो टूथपेस्ट होती है, टूथ फ्लोराइड आयन होते हैं। कौन से होते हैं, टूथपेस्ट जो होती है उसके अंदर फ्लोराइड आयन होते हैं ताकि हमारे दांतों का डीके ना हो, डिकम्पोज ना हो, वो टूटे नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं या नहीं करते हैं। वो पेस्ट के अंदर क्या होता है, फ्लोराइड नेगेटिव आयंस होते हैं। कौन से आयंस होते हैं, फ्लोराइड नेगेटिव आयंस। उसके अगर आप जो फ्लोराइड नेगेटिव आयंस उसके अंदर होता है वो एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है अगर ये पता करना हो। कंसंट्रेशन मतलब उसमें फ्लोराइड आयन की अमाउंट कितनी है, उसकी अमाउंट होती है 1 ppm। कितनी होती है, 1 ppm। ये क्या है भाई, ये इस यूनिट में आगे बढ़ते जाएंगे पता चल जाएगा भाई ppm क्या है। यहां पे बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो 1 ppm का जो सॉल्यूशन होता है, तो आपकी टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन प्रेजेंट इन 1 ppm विच प्रिवेंट आवर टूथ डीके। जो हमारे दांतों को क्या नहीं होने देते हैं, डीके, टूटने नहीं देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या होता है अभी, सेकंड हमारे पास एक और ऑप्शन है।
सेकंड, अगर फ्लोराइड नेगेटिव की आयन की कंसंट्रेशन, अगर फ्लोराइड नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 1.5 ppm कर दी हमने उस टूथपेस्ट में, कितनी कर दी? 1.5 ppm अगर आप कर देते हो तो, और अगर हम उसको यूज करेंगे हमारे टूथ के लिए, तो वो हमारे दांतों को कलर्ड बना देगा। कैसा बना देगा? कलर्ड, या जिसको बोलते हैं मोटल्ड बना देगा। कैसा बना देगा? कलर्ड, या इसके लिए एक वर्ड लगता है मोटल्ड बना देगा, कलर्ड हो जाएंगे भी। इसलिए उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए फ्लोराइड नेगेटिव की? 1 ppm। और अगर फ्लोराइड नेगेटिव की कंसंट्रेशन 1.5 ppm से भी हाई है, इससे भी ज्यादा है, तो वो क्या कर देगा भी? अगर इससे भी ज्यादा होगी तो हमारे टूथों को क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा फास्टली। उससे भी ज्यादा क्या हो जाएगा? बहुत फास्टली डिकम्पोज कर देगा, क्योंकि वो क्या होता है? पॉइजनस होता है। तो ये क्या होता है? हाई होता है, तो ये कैसा होता है? पॉइजनस होता है। इसलिए क्या है, घरों में चूहों को जो मारने के लिए यूज करते हैं ना, वो 1.5 ppm से भी मोर कंसंट्रेशन का सोडियम फ्लोराइड का सॉल्यूशन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? रैट को मारने के लिए जो पॉइजन होता है उसके वो सॉल्यूशन होता है सोडियम फ्लोराइड का, उसकी कंसंट्रेशन मोर देन 1.5 ppm होती है। तो ये हमारी जनरल लाइफ में यूज थे, इसलिए हम इसके अंदर किसको पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं। हो जाएगा बेटा। आगे आपके पास है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एक बार फिर से आ गया हमारे पास, कौन से सॉल्यूशन के टाइप आ गए भैया हमारे पास? अब हमारे पास आ गए टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ solvent and solute state, on the basis of solvent एंड सोल्यूट स्टेट, सोलवेंट और सोल्यूट की स्टेट के बेस के ऊपर। तो आपके पास क्या कह रहा है? सोलवेंट और सोल्यूट की स्टेट कैसी है, उस बेस के ऊपर हमने क्या है? सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे। पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सोलवेंट स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सोलवेंट स्टेट। अगर हम सोलवेंट की स्टेट के बेस के ऊपर देखें तो जो आपके सॉल्यूशन है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं अभी? 3 टाइप के होते हैं। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सोलवेंट स्टेट। स्टेट का मतलब सोलवेंट आपका सॉलिड है, सोलवेंट आपका लिक्विड है, सोलवेंट आपका गैसिज है। कैसा है, इस बेस पे अगर देखेंगे तो जो आपके सॉल्यूशन है वो कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। क्या नाम दिया जाता है? एक को सॉलिड सॉल्यूशन नाम दिया जाता है, एक को। दूसरे को नाम देते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरे को हम नाम देते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरे को नाम दिया जाता है गैसियस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। क्या मतलब है भाई? इनका तीनों का मतलब समझिए पहले, फिर आगे बात करेंगे हम। क्या कह रहा है? सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होता है व्हेन द सॉल्वेंट इज सॉलिड। सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड है, सॉल्वेंट इज सॉलिड, तो उन्हें हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सेकेंड, लिक्विड सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्वेंट इज लिक्विड। अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो उन्हें हम कौन से सॉल्यूशन बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। समझ गए होंगे? गैस सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्वेंट इज गैस, या क्या लिखोगे? गैस इज, या सॉल्वेंट इज गैस। जब आपकी सॉल्वेंट जो है वो कौन होता है? गैस होता है, तो उन्हें हम कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं? गैस सॉल्यूशन। तो पता चल गया। आपसे पूछा जाए कैसा सॉल्यूशन है, अगर आपको ये दिखे जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है तो हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्वेंट लिक्विड दिखेगा तो कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्वेंट गैसियस दिखेगा तो हम कहेंगे गैस सॉल्यूशन है। तो ये पता चल गया। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट की स्टेट के बेस पे। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट गैस है तो गैस सॉल्यूशन। तो ये कितने टाइप के हो गए भी? 3 टाइप के। अब हम देख रहे हैं, अब हमारे पास मेन टॉपिक पे आ जाओ। अब क्या है, जो आपके ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉलिड सॉल्यूशन है या लिक्विड सॉल्यूशन है या गैस सॉल्यूशन है, दीज आर ऑफ फर्दर 3 टाइप्स ईच। प्रत्येक के 3 टाइप है, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं और 3 इसके हैं। सॉलिड सॉल्यूशन के भी 3 टाइप, लिक्विड सॉल्यूशन के भी 3 टाइप, गैसियस सॉल्यूशन के भी 3 टाइप। देखिए कैसे हैं। जो सॉलिड सॉल्यूशन है आपके पास, उसके अंदर हमें ये तो पता है जो आपका सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, पता चल गया। लेकिन सोल्यूट कैसा है ये भी तो जानना जरूरी है। मान लेते मैंने पहला केस ले लिया, सोल्यूट को सॉलिड ही ले लिया, सोल्यूट को भी कैसा ले लिया? सॉलिड। आपको सॉल्वेंट तो फिक्स कर रखा है, सॉलिड है। सेकंड आप क्या कर सकते हो? सेकंड मैंने सोल्यूट को चेंज कर दिया लिक्विड में।
लेकिन बेटा मैं सोलवेंट को चेंज नहीं कर सकता, सोलवेंट अब भी कैसा रहेगा, सॉलिड। क्यों रहेगा, क्योंकि आप सॉलिड सॉल्यूशन की टाइप पढ़ रहे हैं, और सॉलिड सॉल्यूशन वो होता है जिनके अंदर सॉल्वेंट कौन होगा, सॉलिड, इसलिए सॉल्वेंट फिक्स रखना पड़ेगा। तीसरे टाइप कौन सी बन जाएंगी भाई, तीसरे टाइप बन जाएंगे, सोल्यूट को मैंने फिर से चेंज कर दिया, कैसा कर दिया, गैसेज। अगर ये गैसेज है तो आपका जो सॉल्वेंट है वो फिर से कैसा रखना पड़ेगा, सॉलिड। ये देखो भाई तीन टाइप बन गए या नहीं बन गए भी आपके पास, ये तीन टाइप थे भाई, इन तीनों में देखो सॉल्वेंट तो सॉलिड ही है, लेकिन सोल्यूट चेंज किया। अब यहां पे आ जाओ, इसके भी तीन टाइप कैसे बनाओगे, सबसे पहले मैं सोलवेंट तो आपको पता है इसमें कैसा रखा जाएगा, सोलवेंट को तो आपको पता है इसमें कैसा रखा जाएगा बेटा, लिक्विड रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने सोल्यूट को पहले केस में कैसा रख लिया, सॉलिड। फिर दूसरे केस में मैंने क्या किया, इस सोल्यूट को कैसा कर दिया, लिक्विड। लेकिन आपका जो सोलवेंट है वो अब भी कैसा ही है, लिक्विड ही है। थर्ड केस में मैंने क्या किया, थर्ड केस में इसको मैंने कैसा कर लिया, गैसेज, और ये आपका कैसा है, अब भी लिक्विड है। हो गए ना इसके भी तीन टाइप। अब उसके और तीन टाइप आप फास्टली बनाओ, फिर मैं लिखूंगा तब मैच कर लेना क्या बन गए तीन टाइप। उसके भी तीन टाइप बन गए। पहला टाइप सोलवेंट तो आपका अब भी कैसा रहेगा, इसमें गैस रहेगा, लेकिन सोल्यूट कैसा है, एक बार मैंने सॉलिड ले लिया, एक बार मैंने कैसा ले लिया, लिक्विड ले लिया, और एक बार मैंने कैसा ले लिया बेटा, एक बार मैंने ये गैस, और ये तो आपका कैसा रहेगा, गैसीज ही रहेगा। इस तरीके से आपके पास सॉल्वेंट के बेस पे ये तीन टाइप थे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन। उनके फर्दर तीन तीन टाइप हो गए। कैसे हो गए, जब हमने सोल्यूट की स्टेट को चेंज किया तब। तो तीन तीन टाइप हो गए या नहीं हो गए बेटा। तो ये आपके पास थे भी डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। इनका क्या जरूरी है, इनके एग्जाम्पल जरूरी है। तो वो एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। पहले आप इतना बताओ भाई हो गया या नहीं हो गया, तो आगे हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। तो अब देखिएगा बेटा, हमारे पास ये तीन सॉल्यूशन थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इनके फर्दर मैंने तुम्हें बता दिए तीन तीन टाइप्स। इनके एग्जाम्पल हमारे क्या क्या है, इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास मैंने बताया सॉलिड सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्वेंट होगा, गैसेज सॉल्यूशन सॉल्वेंट गैसेज होगा। फिर फर्दर हमने सोल्यूट की स्टेट को भी चेंज करके ये तीन तीन टाइप के बना दिए। वो टोटल ये कितने टाइप के हो गए, 9 टाइप के। इसलिए मैंने कहा था टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अब एग्जांपल देखिएगा, पहला आपका सोल्यूट भी सॉलिड हो और लिक्विड भी सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, ऐसा जिसके अंदर सॉलिड ही बना हुआ हो। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में इसी यूनिट में बताया था, एलॉयज बताए थे ना। तो जितने भी एलॉयज है वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। वो किसके एग्जांपल में आते हैं, सॉलिड को सॉलिड में मिला रखा है। एलॉयज आपके पास है, जैसे ब्रॉन्ज बताया था, ब्रास बताया था, या फिर आपने सुना होगा कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच, वो भी कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसी तरीके से वो भी कैसा है, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है, यानी कि सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है उनके अंदर। सेकंड, लिक्विड इन सॉलिड, ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर लिक्विड सॉलिड के अंदर मिला हो, यानी कि सॉलिड की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सॉलिड सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और सॉल्वेंट वो होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में होते हैं, और लिक्विड कम अमाउंट में चाहिए। तो ऐसा एक एग्जांपल आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या, आप सबने मरकरी मेटल सुनी है, Hg, कैसी होती है वो, लिक्विड। उसको मैंने किसी सॉलिड मेटल में मिला दिया, मान लेते हैं जिंक में मिला दिया। तो सॉलिड में जब ये मिलेगी, जिंक की अमाउंट ज्यादा, मरकरी की अमाउंट कम। तो जब किसी भी मेटल के अंदर आप मरकरी को मिला देते हो तो उसके नाम के पीछे क्या वर्ड लग जाता है बेटा, अमलगम। जैसे अब इसको जिंक अमलगम बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मरकरी लिक्विड है और जिंक कैसा है, सॉलिड है, तो इसे हम जिंक अमलगम बोलते हैं। तो यहाँ पे मरकरी लिक्विड था कम अमाउंट में, जिंक ज्यादा अमाउंट में था, कैसा था, सॉलिड। हो गया ना ये लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल। ये हमें गैस इन सॉलिड, जिसके अंदर गैस सॉलिड के अंदर इमर्ज्ड हो, अच्छे से मिक्स होनी चाहिए, इसका एग्जांपल है बेटा। आप सबने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, एक हमारे पास होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या मतलब होता है, किसी भी चीज में हाइड्रोजन का जुड़ना। और जब भी आप बेटा, एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, जब भी आप हाइड्रोजन जोड़ते हो तो हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन निकल,
प्लेटिनम या किस कौन सा कैटालिस्ट लिया जाता है, पैलेडियम। ये कैटालिस्ट लिए जाते हैं तब हाइड्रोजन जुड़ता है। तो इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रियल में ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये मान लेते पैलेडियम कैटालिस्ट लोगे तो पैलेडियम के अंदर एंटर हो जाएगी, पैलेटिनम लोगे तो पैलेडियम के साथ मिल जाएगी, और निकल लोगे तो किसके साथ मिक्स हो जाएगी, निकल के साथ। ये आपके कैटालिस्ट सॉलिड है, लेकिन हाइड्रोजन कैसा है, गैसेज। ये क्या हो जाते हैं, इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। इस तरीके से मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम या हाइड्रोजन इन प्लेटिनम या हाइड्रोजन इन निकल, इसके अंदर गैस किस में मिक्स हो गई है, सॉलिड में। तो ये किसका एग्जांपल है, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है। तो मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम लिख लो एग्जांपल में, या मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन इन निकल लिख लो, या मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, ये आप लिख सकते हो। तो इन तीनों के तो एग्जांपल हमारे पास ये हो गए। एलॉयज पहले वाले का, दूसरे वाले का अमलगम्स जिसके अंदर मरकरी मेटल के अंदर मिला दो, और तीसरा जो आप हाइड्रोजन जोड़ते हो निकल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन इनके अंदर मिक्स होता है, ये कैसा, गैस इन सॉलिड हो जाएगा। इन तीनों के तो एग्जांपल आपके सामने हो गए। ये आगे हमारे पास इसका एग्जांपल और देख लेते हैं आप, लिक्विड सॉल्यूशन वाले। ये एग्जांपल देखिएगा, सबसे पहला सॉलिड इन लिक्विड, जिसके अंदर सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड में मिलाया गया हो। अरे ये तो बहुत जगह करते हो, आप घर पे भी करते हो। आप शुगर लेते हो, शुगर का सॉल्यूशन बनाते हो, शुगर प्लस वाटर बनाते हैं बेटा। शुगर कैसा होता है, सॉलिड। वाटर कैसा होता है, लिक्विड। शुगर आप कम अमाउंट में लेते हो, वाटर ज्यादा अमाउंट में। हो गया नहीं हो गया, सॉलिड इन लिक्विड का। और एग्जांपल ले लो इसका, तो ग्लूकोज प्लस वाटर, ये भी किसका एग्जांपल आएगा, ये भी इसी का है, क्योंकि ग्लूकोज कैसा होता है, सॉलिड। वाटर के अंदर मिला दिया, तो ये भी कैसा है, सॉलिड को हमने लिक्विड में। अगला एग्जांपल है लिक्विड का लिक्विड में मिलाना। लिक्विड का लिक्विड तो बेटा ये तो एक वही बता सकता है जो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता हो। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या होता है, आपने इथेनॉल सुना है, जो ड्रिंकिंग पर्पस में यूज होता है वो कौन सा अल्कोहल होता है, इथेनॉल। और इसके अंदर आप आसानी से क्या मिला सकते हो, वाटर मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते। तो इथेनॉल भी लिक्विड और वाटर भी लिक्विड, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। अब आपके पास क्या है, गैस जब लिक्विड के अंदर मिली हुई हो, ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसमें गैस कम और लिक्विड ज्यादा। अरे जो भी है, एक्वेटिक एनिमल्स किन्हें बोलते हैं ये बताओ, जो पानी में रहते हैं। उनको सांस कहां से मिलता है, आपने 9, 10, 7, 6 में पढ़ा होगा, मछलियां उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं जो पानी में घुली हुई होती है। तो O2 इन वाटर, जो वाटर के अंदर O2 प्रेजेंट होती है, वो किसके एग्जांपल में आएगी, गैस लिक्विड में डिसॉल्व्ड है। तो ये तीन तीनों के यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन के भी ये तीन एग्जांपल हो गए बेटा। अब आपके पास आ जाइएगा गैसियस सॉल्यूशन, इनके भी तीन एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं यहीं से उठाता हूं जिसके अंदर गैस में मिली हुई हो। लेकिन बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं, मिक्सचर या सॉल्यूशन तब मिलते हैं जब नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को मिलाओगे। तो कोई भी दो गैस मिला दो जो नॉन रिएक्टिंग हो, नॉर्मल कंडीशन पे N2 प्लस O2 भी क्या होती है भाई, अच्छे से मिक्स जरूर हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए इनके मिक्सर को हम क्या बोलेंगे, गैस इन गैस। हो गया। अब आ जाओ लिक्विड इन गैस, जब लिक्विड गैस के अंदर मिक्स हो गई हो। अरे मॉइस्चर होती है एयर में, मॉइस्चर इन एयर, जब बारिश होती है तो बारिश के बाद हमारी एयर में छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है या नहीं है, मॉइस्चर इन एयर। अगर आप फिर भी ये भूल जाते हो तो एक क्लोरोफॉर्म आपने सुना है, क्लोरोफॉर्म को आप ऐसे बीकर में रख दोगे ना बेटा, तो वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब वो वेपर्स बना लेता है बहुत तेजी से, तो उसके लिक्विड के ड्रॉपलेट किस में चले जाएंगे, एयर में। तो आप इसका एक और एग्जांपल नोट डाउन करो, क्लोरोफॉर्म इन एयर, क्लोरोफॉर्म इन एयर, तो लिक्विड इन गैस का। अब आपके पास रह गया सॉलिड, जब गैस में अच्छे से मिक्स हो गया हो। आप सबने कैंपर सुना होगा या आयोडीन सुना है, आयोडीन सॉलिड होता है। और अगर मैंने यहां पे रख लिया आयोडीन, तो इसका लिक्विड नहीं बनेगा, ये सीधा सब्लिमेशन हो जाता है, सॉलिड से सीधा किस में चला जाता है, गैस में चला जाता है। तो I2 इन एयर, I2 इन एयर, आयोडीन का सॉलिड सीधा एयर में मिक्स हो जाएगा, तो किसका एग्जांपल बन जाएगा, सॉलिड इन गैस। अगर आप ये भी भूल जाते हो तो कपूर नहीं होता जो हवन में यूज करते हैं, उसका भी सीधा क्या होता है, सब्लिमेशन। कपूर को थोड़ी देर रख देंगे, वो एयर में चला जाएगा, तो सॉलिड किस में चला गया, गैस में चला गया। तो ये किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन गैस। ये डिफरेंट इनके एग्जांपल्स थे।
आगे से हमारा यूनिट का जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा ना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का ये समझ लेना बेस है। आपको मेरा सब कुछ यहाँ पे कंटेंट मिलता रहेगा मेरी वीडियोस में। अब मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो वो चलता रहेगा। मेरी सॉल्यूशन के साथ सरफेस केमिस्ट्री भी चल रही है बेटा, और मेरी सॉल्यूशन के साथ अल्कोहल फिनोल ईथर भी चल रही है। तीन यूनिट आपकी +2 की चल रही है, लेकिन आप एक ले लीजिएगा, सॉल्यूशन ले ली। जैसे ही सॉल्यूशन कंप्लीट होगी मैं आपको अगली करवा दूंगा, फिर नेक्स्ट करवा दूंगा, उसके बाद आपको सारा सिलेबस मिलता रहेगा। ओके।